पेटल फॉल हो चुका है। बागवान भाइयों, इस साल लगभग रिपोर्ट्स कुछ जगह से अच्छी आ रही है, कुछ जगह से बढ़िया आ रही है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब के लोगों के अच्छे फसल हो, इस साल अच्छी हमें मार्केट मिले, और सरकार को भी और विभाग को भी यूनिवर्सिटी को भी अपनी तैयारियां करनी होगी आगामी सीज़न के लिए, क्योंकि बीमारियां आएगी, सेब अच्छे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आएगी, लेबर की प्रॉब्लम आएगी, मार्केटिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो जो ये सेटअप है, तो सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि इस साल की मैनेजमेंट वो बेहतर रखेगी और अच्छी क्रॉप होने का अंदेशा इस साल व्यक्त किया जा रहा है। बहुत सारी जगह जहां लास्ट ईयर हैवी क्रॉप थी वहां फ्लावर कम आया है, मगर फ्लावर कम होने के बावजूद भी सेटिंग अच्छी आई है और साइज़ अच्छा बनेगा। और इस साल जहां हैवी क्रॉप लगी है वहां बागवान भाइयों के लिए मैं बताना चाहूँगा, आप लालच बिल्कुल ना करें हैवी क्रॉप का। प्लकिंग शुरू करें, दानों को काटना शुरू करें। बहुत छोटा और कम गुणवत्ता वाला सेब उगाने से अच्छा है एक आप अच्छा गुणवत्ता वाला सेब पैदा करें अपने ऑर्चर्ड में। तो इसके लिए आपको जिन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, वो एक तो रखना है आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सॉइल के माध्यम से। अगर आपकी क्रॉप अच्छी लगी है तो पेटल फॉल के बाद आप एक बैलेंस न्यूट्रिशन वाली कोई खाद डाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप में, जिसमें NPK के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो, या कई लोग अगर अफोर्ड नहीं कर पाते या उनको कम रहता तो नाइट्रोजन बेस्ड भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो असली विषय आता है फॉलियर का, तो जो फॉलियर का विषय है ये बहुत ही अति आवश्यक विषय है। जिस दिन बगीचे में पेटल फॉल होता है, पेटल फॉल से लेकर वॉलनट स्टेज तक, जब अखरोट के दाने तक का जो सेब होता है, वहाँ आपको बहुत ही मॉनिटरिंग करनी है अपने ऑर्चर्ड की। जो सेल डिवीज़न होता है वो इसी वक्त होता है। पेटल फॉल से लेकर वॉलनट स्टेज तक सेल का डिवीज़न होगा, और वॉलनट स्टेज के बाद सेब तोड़ने तक सेल्स की डेवलपमेंट होगी। आपकी गुणवत्ता, आपका साइज़, आपका कलर, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका कितनी अच्छे तरीके से सेल का डिवीज़न हुआ है। तो सेल डिवीज़न के लिए जो भी आप न्यूट्रिशन डालते हैं वो सेल डिवीज़न के लिए डालते हैं, चाहे आप 6BA के रूप में डालते हैं, कई लोग PGR डालते हैं, तो वो एक सेल डिवीज़नर है बहुत अच्छा। नाइट्रोजन आपका सेल डिवीज़न करता है, कैल्शियम आपका सेल डिवीज़न के साथ साथ सेल बॉन्डिंग का भी काम करता है। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चिंता करने का विषय रहेगा वो रहेगा हमारा स्कैब। आप देख पाएंगे 2-4 दिन पहले बहुत अच्छी बारिश हुई, बहुत सूखा पड़ गया था, तो जिससे बागवानों के चेहरों पर लाल खुशी दिख रही थी। मगर ये बहुत अच्छी बारिश हुई है, मगर इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब नीचे मॉइस्चर होगा, ऊपर से धूप पड़ेगी और ह्यूमिडिटी बनेगी, तो फंगस का फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा। इस साल जो फंगस सबसे ज़्यादा फैलने का खतरा रहेगा वो रहेगा हमारा स्कैब का। आप कभी भी नॉनी यूनिवर्सिटी का जो प्रमाणित स्प्रे शेड्यूल है उसको आप कभी चेक कीजिएगा। यहाँ दवाई लिखी होगी और लास्ट में आपने देखा होगा पाउडर मिल्ड्यू या स्कैब। मैक्सिमम जो स्प्रे शेड्यूल बनाए जाते हैं वो स्कैब के लिए बनाए जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा कि स्कैब के जो स्पोर्स है वो कब आते हैं। उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप यूरिया की स्प्रे सॉइल में कर सकते हैं, 20 से 25 किलो तक डाल सकते हैं। तो वो स्प्रे ऑलमोस्ट बहुत सारे बागवान भाइयों ने की, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र भी है कि आप एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आप ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में आ चुके हैं। इसके बाद जो इसके स्पोर्स है जो अभी हवा में उड़ेंगे और हमारे पत्तों पे या फ्रूट के ऊपर जाएंगे स्कैब के, वो फैलने का बहुत ज़्यादा चांस है। अभी आप देखेंगे कुछ साल पहले हमारा जो स्प्रे शेड्यूल होता था, जो इवन मैं भी गाइड करता था लोगों को, हम हल्के मॉलिक्यूल डलवाते थे स्टार्टिंग फेज पे, मगर इस साल की स्थिति थोड़ी अलग है। पत्ते आने से लेकर 65-70 दिन तक किसी भी तरह की अल्टरनेरिया मर्सोरिना ऑर्चर्ड में नहीं आता है। उसके लिए आप लेट भी कर सकते हैं, मगर जो पिछली साल से लेकर जो स्थिति बनी है स्कैब की, तो हमें इस वक्त
अच्छे मॉलिक्यूल डालने की बहुत ही अति आवश्यकता है पेटल फॉल के बाद, क्योंकि जो अभी स्कैब फैलने का अंदेशा उसको हमें कम करना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपको एक अच्छी फंगेसाइड डालनी है। फंगेसाइड में आज मैं अपने ऑर्चर्ड में स्प्रे कर रहा हूँ। तो जो मैं आज स्प्रे कर रहा हूँ उसका जो कॉम्बिनेशन है क्रिसोजाम मिथाइल, ये लगभग जो ये टाटा कंपनी का एरोगॉन आता है, इसको मैं आज SC फॉर्मेशन में है ये। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंगेसाइड है। याद रखना, अभी जितनी भी ज़्यादा आप सिस्टेमिक स्प्रेज करेंगे वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि वो सिस्टम में जाके फंगस को किल करेगी। जो स्पोर्स उड़ चुके हैं या पत्तों के ऊपर बैठ चुके हैं उसके सिस्टम में जाके उसको ये किल करेगी। आज मैं इसकी स्प्रे कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं जो एक चीज़ डाल रहा हूँ, आजकल आप जब शाम को अपने ऑर्चर्ड में जाएंगे, आज जिनके फ्लावरिंग चली है, संध्या के टाइम आपने जो है मॉथ, एक छोटी सी तितली वाइट कलर की, अगर आप उसके छुएंगे तो वाइट सा आपके हाथ में भी टच होगा। तो हेलिकॉर्म अल्मजीरा इसका शायद बॉटनिकल नेम है, कुछ ऐसा है इसका नाम। तो जो मॉथ होती है वो क्या होती है, जो फ्रूट बोरर आप देखेंगे जब दाना लगभग पीनट साइज के आसपास आएगा, एक लगभग ऐसे जिसको हम नापने वाला जैसा कीड़ा बोलते हैं, वो फ्रूट को डैमेज करता है और वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो उसकी रोकथाम के लिए आपको, अगर आप ऑर्गेनिक बेस्ड पे करते हैं, कुछ लोग गौमूत्र की स्प्रे करते हैं, कुछ खट्टी लस्सी की करते हैं, कुछ नीम ऑयल की करते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। मगर आप केमिकल में अगर आप इसको ट्रीट कर रहे हैं तो जो फ्लुंडामाइड मैंने अभी पियर के लिए बताई, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। इसकी एक खूबी ये है कि ये आपकी माइट को बढ़ावा नहीं देती है। तो एक इंसेक्टिसाइड डालना हमारे लिए भी, कई लोग मेलाथियोन भी डालते हैं, बहुत सारे टेक्निकल आते हैं, मगर जो क्लोरोफोरिफॉस या अदर कैटेगरी के इंसेक्टिसाइड है, इससे आप बचें थोड़ा सा, क्योंकि ये माइट को बढ़ावा ज़्यादा देता है बहुत जल्दी आने के लिए। तो जो अंडे हो गए माइट के वो बहुत जल्द हैच हो जाएगी। और जो इसके बाद एक और जो ये सिस्टेमिक फंगेसाइड, इसका क्या काम है, पाउडरी मिल्ड्यू, जो ऑर्चर्ड में पाउडरी मिल्ड्यू लगी होगी इसको ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है, सिस्टेमिक फंगेसाइड। इसके साथ साथ एक न्यूट्रिशन भी आपको फॉलियर के माध्यम से देनी पड़ेगी, जिसमें आपको लगभग NPK का भी ध्यान रखना पड़ेगा, माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह की न्यूट्रिशन देनी पड़ेगी। इस वक्त मैं जो अपने ऑर्चर्ड में डाल रहा हूँ ये 16-16-12 करके एक माइक्रो न्यूट्रेंट्स है। इसमें हमारे अन्य सभी प्रकार के सूक्ष्म और अति सूक्ष्म सभी तरह के न्यूट्रिशन है। ये एक बैलेंस न्यूट्रिशन देने की बहुत आवश्यकता होती है। इसमें हमारे नाइट्रोजन 16%, पोटाशियम 16%, 12%, बोरॉन 1%, कैल्शियम 2 फॉर्मेशन है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम 2 तरह का, इसमें मैग्नीशियम है, जिंक है। तो ये जो बैलेंस न्यूट्रिशन है इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, अगर मैं आपको बागवान भाइयों दिखाना चाहूँगा, आप देखिए ये पत्ते आ चुके हैं और मेरे ऑर्चर्ड में आप अगर पत्तों का साइज़ देखेंगे तो ये लगभग मेरे हाथ के बराबर पहुंचने वाला है। ये लगभग 5-1 इंच का पत्ता होगा। इसको अगर आप देखेंगे अभी स्टार्टिंग फेज पे तो ये हल्का सा पीला होता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल की थोड़ी सी कमी है। तो जो आप जिंक या मैग्नीशियम टाइप में स्प्रे करते हैं वो क्लोरोफिल को बढ़ाता है। तो जो सारा रोल है वो क्लोरोफिल का है, क्योंकि भोजन जो बनेगा वो सारा क्लोरोफिल से बनेगा। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करते होंगे ऑर्चर्ड में, लगभग यहाँ पर ग्रीन रोजी एफिड छोटे छोटे से कीड़े आप देखेंगे ब्लैक कलर से, और चींटियाँ वहाँ पे रन करती है। बेसिकली बहुत सारे लोगों के अंदर एक दुविधा का विषय बना होता है कि भाई चींटियाँ पेड़ों में लगी है। बागवान भाइयों, चींटियाँ कोई डैमेज नहीं करती, ये हमारी मित्र कीट होती है। जो यहाँ ग्रीन रोजी एफिड लगे होंगे छोटे छोटे कीड़े,
वो एक तरह का पदार्थ छोड़ते हैं, मीठा पदार्थ। तो जो चींटियाँ होगी वो उसको खाने आती है, वो आपको डैमेज नहीं करती। जो इंसेक्टिसाइड की स्प्रे मैं करने को बोल रहा हूँ अभी, उससे क्या होगा, वो ग्रीन रोजी एफिड खत्म होगा, फ्रूट बोरर भी खत्म होगा हमारे। इसके साथ साथ जो बहुत ही एक बहुत ही खतरनाक तरह की चीज़ हमारे ऑर्चर्ड में आती है, वो आती है हमारी माइट। आपको तैयार रहना पड़ेगा, इमीडिएट पीनट के आसपास ही आपको माइटीसाइड की स्प्रे करनी है। माइटीसाइड आप एक्रीसाइड उस पर फॉर्मेशन में करें, क्योंकि आजकल बहुत महंगे महंगे मॉलिक्यूल्स मार्केट में आ चुके हैं और वो इतना असर करते नहीं है जितनी उसकी कीमत है। तो आजकल 200-250 की रेंज में आपको बहुत अच्छे माइटीसाइड, माइट को आप नज़रअंदाज ना करें बागवान भाइयों। जितना पत्तों के ऊपर क्लोरोफिल होगा, माइट उसको खाने आती है। अगर उसने माइट ने क्लोरोफिल चाट दी या खा ली, तो आपके फ्रूट क्वालिटी पे बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ेगा, पौधों की ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा और समय से पहले आपके पत्ते झड़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएगी। तो इसीलिए आपको इनकी तैयारियां करनी होगी।